अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे पाकिस्तान की और बात हम करेंगे एक तरह से अमेरिका की भी, और आप लोग ये हैरान हो रहे होंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान की बात एक साथ कैसे की जा सकती है। तो बिल्कुल बात हम करेंगे जी अमेरिका के एक जो है एम्बेसडर, वो पाकिस्तान में जो है अपॉइंट किए गए थे और उनका नाम है जी रिचर्ड ऑल्सन। जी हाँ, कुछ अरसे के लिए रिचर्ड ऑल्सन साहब जो है पाकिस्तान के अम्बेसडर के तौर पे पाकिस्तान में उन्होंने काम किया। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आजकल रिचर्ड ऑल्सन साहब जो है वो काफी मुश्किल में है। उनके ऊपर कई तरह के केसेस बने हैं, जिसमें करप्शन के केसेस भी हैं, पैसे की लेन देन और पैसा हिया का हुआ और हुआ का हिया। जी हाँ, ऐसा भी कहा जा रहा है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त रिचर्ड ऑल्सन अमेरिका की तरफ से अम्बेसडर बनकर आए पाकिस्तान में, और ये बात मैं आपको बता रही हूँ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 की। और 2015 में जब वो अम्बेसडर थे पाकिस्तान के, तो उन दिनों उनके काफी ज्यादा जो है वो जो पैसे की लेन देन है और कई दूसरी चीजों में जो है वो करप्शन के केसेस भी सामने आए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान में रहते हुए कई फीमेल जर्नलिस्ट के साथ उनके अफेयर्स, यानी कि वो उनकी गर्लफ्रेंड रही कई फीमेल जर्नलिस्ट, ये बात भी बताई जा रही है। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनके ऊपर केसेस बने हैं। जो उनकी वाइफ थी वो अमेरिका में ही थी और रिचर्ड ऑल्सन साहब पाकिस्तान में रह रहे थे। और यहाँ पर कई फीमेल जर्नलिस्ट के साथ, कई फीमेल जो यहाँ पर थी मीडिया की पर्सन, उनके साथ पर्सन्स के साथ रिचर्ड ऑल्सन साहब के करीबी ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पे कई मीडिया के लोगों को, मीडिया की जो फीमेल्स थी उनको गर्लफ्रेंड बना रखा था। उन्हीं में से एक है मोना हबीब। जी हाँ, मोना हबीब जो हैं ये भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और कई बार अम्बेसीज के इवेंट्स में मेरी मोना से मुलाकात भी हुई है और मोना से बातचीत भी अच्छी रही है। और मुझे नहीं पता था कि मोना कुछ इस किस्म का कर सकती है। भारत मोना हबीब जो है उनके लिए कहा जा रहा है कि वो भी रिचर्ड ऑल्सन की गर्लफ्रेंड रही है और इस बात का इकरार मोना हबीब ने खुद भी किया है। ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है मोना के साथ भी, और उनसे रिचर्ड ऑल्सन साहब के जो पैसों का लेन देन के मामले में जो उनके ऊपर स्कैंडल है उसके लिए भी पूछा जा रहा है, जिसके लिए मोना ने साफ इनकार किया है कि उनको नहीं मालूम कि रिचर्ड ऑल्सन क्या काम करते रहे, या अगर उनका कोई पैसों से रिलेटेड कोई करप्शन केस है तो उस बारे में वो बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन इस बात का बहरहाल मोना ने इकरार किया है कि रिचर्ड ऑल्सन की वो गर्लफ्रेंड रही हैं और उनके साथ उनके करीबी ताल्लुकात रहे हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि गल्फ कंट्री के एक बिजनेसमैन से कहकर, और रिचर्ड ऑल्सन साहब ने मोना जो कि अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ना चाह रही थी और वहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा थी, तो 97 या 95 थाउजेंड डॉलर्स के करीब बताया जा रहा है। अब पता नहीं कितनी फीस थी, लेकिन बहरहाल उसमें से 25,000 डॉलर्स जो थे वो गल्फ कंट्री के एक बिजनेसमैन से रिचर्ड ऑल्सन ने मोना के लिए दिलवाए। अब उसके ऊपर भी जो है वो तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जैसे-जैसे हमें कोई अपडेट्स आएँगी हम आपको बताएँगे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये बताया जा रहा है कि 6 महीने की कैद हो सकती है रिचर्ड डॉल्सन को। जी हाँ, रिचर्ड डॉल्सन को जेल जाना पड़ सकता है। 6 महीने के लिए उनको जेल हो सकती है, और क्योंकि ये मतलब अमेरिका के कानून के हिसाब से ये गलत है कि आप एज़ एम्बेसडर कहीं पे काम कर रहे हो और उसके बाद इस तरह के स्कैंडल्स बने जिसमें करप्शन भी शामिल हो और कई लड़कियां या फीमेल्स का भी इन्वॉल्वमेंट अगर लाइफ में हो, तो फिर उसके ऊपर केस बनता है। बहरहाल देखते हैं कि रिचर्ड ऑल्सन कहाँ तक जो है वो इसमें से निकल पाते हैं केस से या नहीं निकल पाते। लेकिन फिलहाल खबरें यही है, न्यूज़ यही आ रही है कि उनको 6 महीने के लिए यानी 6 मंथ्स के लिए रिचर्ड ऑल्सन को जेल जाना पड़ सकता है। वैसे तो खैर बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं इनसे कई बार मिली हूँ, हमारे घर पे डिनर पे भी आए थे और मुझे नहीं ख्याल था कि इस किस्म की भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि काफ़ी डिसेंट और काफ़ी रीज़नेबल लगते थे और
मोना हबीब जो हैं, उनसे भी काफ़ी मुलाकात रही है, लेकिन मुझे हैरत है इनके ऊपर भी। बहरहाल दोनों का सोशल मीडिया इस वक़्त दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो मोना का, क्योंकि मोना भी मेरे साथ फ़ेसबुक पे थी, रिच डॉल्सन भी थे, दोनों दिखाई नहीं दे रहे मुझे। अब पता नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे या किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे, ये एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए इनका जो सोशल मीडिया है, चाहे वो ट्विटर हो या फ़ेसबुक, हो सकता है वो बंद कर दिया गया हो, तो इस वज़ह से हम लोग नहीं अपडेट ले पा रहे या हम लोग नहीं देख पा रहे। बहरहाल जैसे-जैसे इनके बारे में खबरें आएँगी, अपडेट्स आएँगी, हम आपको बताते रहेंगे, तो उस वक़्त तक के लिए तो ख़ैर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल एक न्यूज़ ये भी थी, उसके साथ-साथ जी अगर हम बात करें पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की, जी हाँ, जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो मुनीर साहब जो हैं वो आजकल जी गए हुए हैं तर्किया, पता नहीं तुर्किया, हाँ, तुर्किया, तो उन्होंने नाम बदल दिया बैठे-बैठे अचानक से कंट्री का। तो जी हाँ, टर्की का आदत की आदत पड़ी हुई है, अब तुर्किया खैर। तो तुर्किया गए हुए हैं, लेकिन पूछना ये था कि जनरल साहब आप तो तुर्किया निकल गए, अपना ज़ाहिर है ज़रूरी काम होगा यकीनन आपको, मैं ये नहीं कह रही कि फालतू में आप जो है वैसे ही घूमने-फिरने गए। लेकिन यहाँ पे अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जो रोज़ मार कुटाई, ठा-ठू-ठू चल रही है, वो कौन देखेगा? और ज़ाहिर है आपकी फर्स्ट ड्यूटी तो उधर ही थी, आपको वहीं पे देखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं अब यहाँ पे वो किसको कह के गए हैं कि भैया तुम देखो मैं ज़रा घूम कर आता हूँ। लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे भी एक टेंशन है और बार-बार ये टेंशन बढ़ती जा रही है, कम होती हुई हमें फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। हर दूसरे रोज़ इसी तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि टीटीपी और तालिबान, अब तो तालिबान भी शामिल हो गए हैं। पहले तो पाकिस्तान ने ये कहा, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया कि ये हमले और ये अटैक्स जो हैं ये टीटीपी कर रही है। इसमें तालिबान की गवर्नमेंट का कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद ये कहा जाने लगा है कि इसमें तालिबान भी शामिल हैं और उनकी सपोर्ट भी शामिल है टीटीपी वालों को, और इसी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। मगर पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहा है? कोई ख़ास चीज़ें हमें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना ही कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है और ना ही उनको रोकने में कामयाबी अभी तक हासिल हुई है। रोज़ ही टीटीपी और तालिबान जो है वो कोई ना कोई इलाका जो है उसमें दाखिल हो जाते हैं पाकिस्तान के, और वहाँ से वीडियो जो है बनाकर वो सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि वो इलाका भी उनके कब्ज़े में चला गया है। लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज़ की तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसमें वो ये बता सके कि उन्होंने वो इलाका खाली करवा लिया है या टीटीपी वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक़्त माहौल काफ़ी टेंस है और इंतज़ार इस बात का है कि कब जो है वो पाकिस्तान की आर्मी इन लोगों को बाहर निकाल पाएगी या इनको काबू में कर पाएगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा होता हुआ कहीं से भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन ही है जो एक तरह की बनी हुई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के लोग काफ़ी परेशान हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो केपीके के पास रहते हैं, जिनके घर जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं या फिर ऐसी जगह पर है जो कि केपीके या अफ़गानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है। वो लोग काफ़ी टेंस हैं और मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर ज़रूर जो है वो गवर्नमेंट और एजेंसीज़ को सोचना चाहिए और इसके ऊपर फ़ौरन काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हमें ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और जैसे ही हमें इस बारे में भी अपडेट्स आनी शुरू होंगी, हम आपको बताते जाएँगे। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो 12 अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, ये कहना है पीएमएलएन का। अभी तक तो पीएमएलएन जो है वो 17 सितंबर बता रही थी, और अब 17 सितंबर जब बिल्कुल सर के ऊपर आ गया है और आने वाला है, तो जी पीएमएलएन का कहना ये है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो आएंगे जी 12 अक्टूबर को। बहरहाल देख लेते हैं 12 अक्टूबर भी आ जाएगी और नवाज शरीफ साहब आते हैं या नहीं वो भी पता लग ही जाएगा। बात हम करेंगे हरीम शाह की। हरीम शाह ने जी एक बार फिर ज़का अशरफ साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनके लिए कह दिया है कि जी उनकी कोई वीडियो वो रिलीज़ करने वाली हैं। अभी तक तो खैर हुई नहीं है, सुबह से सब लोग इसी इंतज़ार में कल से बैठे हुए, लेकिन अभी तक तो हमें तो कोई वीडियो मिली नहीं। अगर आप में से किसी को मिली हो तो बता दिएगा। लेकिन बहरहाल ज़का अशरफ के बारे में जो है वो हरीम शाह का कहना ये है कि जी वो कोई वीडियो रिलीज़ करने वाली हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये इस तरह के लोगों को भी जो है वो इमरान खान गवर्नमेंट में ही सपोर्ट किया गया और इमरान खान गवर्नमेंट में ही इनको बढ़ावा दिया गया। यही वजह है कि हम रोज़ नहीं तो हर वीक कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो हरीम शाह की भी सुनने को मिल ही जाती है। बहरहाल बात हम करेंगे इसहाक डार साहब की।
اور جی اسحاق ڈار صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا یہ، آپ ایک نااہل گروپ کو لے کر آ گئے، یہ جی میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہنے ہیں، اور ان کا کہنا ہے آپ ایک نااہل گروپ کو لے کر آ گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا ملک چلانا کیسے، نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جی ہاں، اسحاق ڈار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی آپ ایک نااہل گروپ کو لے کر آ گئے تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں، وہ شاید عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب عمران خان کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ بھی آئی تھی، اور اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے۔ خیر جتنے نکمے عمران خان تھے اتنے ہی نکمے آپ لوگ بھی نکلے، اور اس سے بھی زیادہ نکمے نکل رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جن کے لیے بار بار بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک کیئر ٹیکر بنے، چیئر ٹیکر نہ بنے۔ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ابھی جانے کے موڈ میں نہیں ہے، لمبا پروگرام لے کے بیٹھے ہیں اور جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اسی لیے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی جا رہی، جو کہ فوری طور پر کر دینی چاہیے۔ مگر ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کوئی طرف سے، کسی طرف سے بھی ہمیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا جو عقل مند کے لیے کافی ہو۔ نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا جس سے یہ پتہ لگے کہ الیکشن کب ہو رہے۔ جی، اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جی اسلام آباد میں جو ہے وہ افغانستان کی ایمبیسی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کتنے رش وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر افغانستان کا ویزا لینے گئے ہیں، اور کچھ لوگ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ نیا بنوانے کے لیے گئے، اور اسی طرح کی باتیں یہاں پر چل رہی ہیں۔ لیکن بہرحال گورنمنٹ کو کوئی عقل نہیں آ رہی کہ وہ کوئی تھوڑا سا سوچے اور سمجھے کہ کس طرح سے افغانستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور کس طرح سے یہ ٹی ٹی پی اور ساتھ ساتھ طالبان جو ہے ان کو قابو کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی ہمیں فی الحال دکھائی نہیں دے رہی۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بات ہم کریں گے جی جہانگیر ترین خان صاحب کی۔ جی ہاں، جہانگیر ترین خان صاحب جو کہ عمران خان کا اے ٹی ایم بھی کہلایا کرتے تھے، اور انہوں نے بہت عمران خان کا ساتھ دیا ہے، بہت عمران خان کی مدد کی ہے جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ بننے جا رہی تھی۔ تو جہانگیر ترین خان صاحب ہی تھے جو لوگوں کو لے کر آتے تھے، پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، اور عمران خان کی پارٹی میں شامل کرواتے تھے۔ جس جذبے سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اس سے 10 گنا زیادہ جذبے کے ساتھ اپنی پارٹی میں کام کریں گے، یعنی جو نئی پارٹی بنائی ہے جہانگیر ترین خان صاحب نے، ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں اس سے بھی 10 گنا زیادہ جذبے کے ساتھ کام کریں گے۔ بالکل سر، کیجئے، ضرور کرنا بھی چاہیے آپ کو، لیکن بات ساری یہ کہ تھوڑا سا ملک کا سوچ لیجئے۔ اس وقت پبلک بہت پریشان ہے، اور اس وقت پبلک کو تھوڑا ریلیف چاہیے، ایک تو ٹی ٹی پی سے بھی، اور تھوڑا جو ہے وہ یہ بھی کہ اکانومی جو ہے وہ قابو میں آئے، اور کسی طریقے سے کام کاج کریں لوگ، اور اکانومی کو آگے لے کر آگے لے کر چلیں، یعنی کہ اکانومی جو ہے وہ ہماری اس وقت مین پریورٹی ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں آگے جی، اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی یہ ہے جی، آپ لوگ ان کو جانتے ہی ہوں گے، اور یہ ہمارے آج کل انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضی سولنگی صاحب۔ اور جی مرتضی سولنگی صاحب کا کہنا ہے پوری طاقت کے ساتھ جو پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں کئی اداروں کو۔ جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ ان اداروں کی نجکاری کریں گے جن کی منظوری ہو چکی ہے، یعنی کہ مرتضی سولنگی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے کئی ادارے پاکستان کے جو ہیں گورنمنٹ اداروں کی بات وہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں، ان کو پرائیویٹائز کریں گے، یعنی کہ بولے تو بیچ ڈالیں گے۔ جی ہاں، یہی کہنا ہے مرتضی سولنگی صاحب کا، اور اس لائن میں کئی کمپنیز ہیں یا کئی ادارے ہیں جن میں پی آئی اے بھی شامل ہے۔ پاکستان کی ایئر لائن، اس کو بھی بیچنے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان ایئر لائن بھی لوگوں سے چل نہیں رہی ہے۔ کافی ٹائم سے یہ بھی شکایت آ رہی ہے کہ پی آئی اے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو سیلریز نہیں مل رہی، اور کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے جو پلینز ہیں اس کے پی آئی اے کے، وہ گراؤنڈ کیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ جہاز اڑا سکیں اور کہیں لے جا سکیں۔ بہرحال پاکستان کی حالت بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے، لیکن پولیٹیشنز ہیں کہ وہ اپنے ہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنی ہی جو لڑائی جھگڑے ان کے چل رہے ہیں اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کو لے کر شاید ہی کوئی فکر مند ہے۔ بات ہم کریں گے جی ایک بار پھر جو ہے جماعت اسلامی کے امیر کی۔ جی ہاں، سراج الحق صاحب، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این،
तीनों पार्टियां इलेक्शंस को अपने लिए कयामत का दिन समझती हैं। जी हाँ, ये कहना है सिराजुल हक साहब का, जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं। उनका ये मानना है कि तीनों पार्टीज, चाहे वो पीटीआई हो या फिर वो पीपीपी हो या फिर पीएमएलएन हो, तीनों ही अपने अपने आप को यानी कि इलेक्शंस के डे को अपने लिए क़यामत का दिन समझती है। ये और बात है कि जमात इस्लामी का जो पॉलिटिकल रैली होती है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी होती है, मगर इसके बावजूद जीतता हुआ हमें कभी भी इनको नहीं देखा। यानी कि एक तरह से इतनी पावर इनके पास कभी भी नहीं रही कि ये जो है सॉरी, कि ये जो है गवर्नमेंट बना पाए। चलते चलते हम बात करेंगे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया पहुंचे थे G20 के लिए, और वहां पर उन्होंने कुछ अजीब पाकिस्तानियों जैसी हरकत, हम कहेंगे कि उनका जो प्लेन था वो खराब हो गया। चले गए, पाकिस्तानी क्या, किसी का भी प्लेन खराब हो सकता है, लेकिन हमारा ज्यादा खराब होता है, इसलिए हम मान भी जाते हैं। तो बहरहाल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, उनका प्लेन खराब हो गया। उसके बाद 2 दिन वो इंतजार करते रहे कि उनके लिए दूसरा प्लेन जो है वो कनाडा से पहुंचे, वो भी नहीं पहुंचा। सॉरी, आज थोड़ा गला खराब है मेरा, माफी चाहती हूँ। तो उसके बाद जी उनका वो प्लेन भी नहीं पहुंचा और वो इंतजार करते रहे, और साथ साथ जाहिर है कि मेहमान नवाजी भी भारत की वो एंजॉय करते रहे, और दो दो दिन उनको एक्स्ट्रा मिल गए, और इसीलिए हमने उनको देखा कि वो कुछ भारत में घूमते फिरते भी रहे। और जी, तो बात हम कर रहे थे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, जो कि भारत गए थे G20 की मीटिंग में शिरकत के लिए। लेकिन वहां पे जब वापसी की बात हुई तो पता लगा जी उनका प्लेन खराब हो गया। उसके बाद उनके लिए दूसरा प्लेन मंगवाया गया, जो कि कनाडा से आने में 48 आवर्स लगे। अरे भाई, या तो मोदी जी से कह देते, उनसे कोई प्लेन व्लेन ले लेते। वैसे खैर मोदी जी ने ऑफर तो की थी, लेकिन जो है वो हो सकता है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मजीद भारत में रहना चाह रहे हों, मजीद चाह रहे हो कि चलें, जरा मेहमान नवाजी देखी जाए इंडिया की या भारत की, इस वजह से शायद वो नहीं गए। मगर ये जरूर है कि 48 आवर्स उनको मजीद भारत में रहना पड़ा, और ऐसी जगह पे यानी भारत में, जहाँ के लिए लोग कहते हैं कि जी कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं उनको कनाडा की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो ऐसी जगह पे रहते हुए मेरे ख्याल है थोड़ी सी तो उनको जरूर टेंशन हुई होगी कि जी एक तरफ तो हम इसी मुल्क के दुश्मनों को अपनी कंट्री में पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमें 48 आवर्स और रहना पड़ रहा है। भाई, इससे तो अच्छे हमारे इमरान खान साहब ही थे। अगर वो अमेरिका गए थे और उसके बाद एमबीएस ने अपना प्लेन वापस मंगवा लिया था, तो खान साहब बहरहाल कुछ ना कुछ करके टाइम से वहां से निकलकर पाकिस्तान वापस आ गए थे। ऐसा नहीं था कि वहीं बैठे रहते और कहते लाओ जी लाओ, अब कोई और प्लेन देगा तो मैं फिर 48 आवर्स के बाद या फिर और मजीद रुककर और तभी अमेरिका से बाहर निकलूंगा। वो तो बिल्कुल टाइम पे आ गए थे। खैर, इसके लिए तो हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, यानी कि पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब खबर यही है कि उनको यानी कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हाँ, उनको प्लेन मिल चुका, और वो रवाना हो गए हैं अपने घर की तरफ, यानी अपनी कंट्री के लिए वो चले गए। लेकिन बात सारी ये कि पहले ही चले जाते, पहले ही जरा उसके लिए अपने प्लेन की ऑयल और सारे जो है ना चेक करके निकलते कि चलता भी है कि नहीं, उड़ता भी है कि नहीं। लेकिन बहरहाल ये भी सुना है कि बहुत पुराने पुराने प्लेन्स जो हैं वो अभी तक कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चले, या बल्कि हमने आपको बताया ही था कि जी पीआईए जो है उसका काफी बुरा हाल है, और कई जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, और लग ये रहा है कि पीआईए जो है मजीद फ्लाइट्स वगैरह लेके नहीं जा पाएगी। काफी जल्दी ही जो है इसको या तो प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, या फिर बिल्कुल ही बंद करके आराम सुकून से बैठना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता जो है पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि मुर्तजा सोलंकी साहब का कहना यही है कि जल्द ही प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो चले जाएंगे, और हो सकता है उसमें पीआईए का नाम भी हो। अब देखते हैं खरीदता कौन है इसको। ईरान पर जी 2 बड़ी पाबंदियां खत्म। जी हाँ, ईरान के ऊपर कहा यह जा रहा है कि 2 बड़ी पाबंदियां खत्म हो गई हैं, और जो सैंक्शंस लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से, उनमें से 2 सैंक्शंस जो है वो हटाई जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ईरान को कुछ तकरीबन $6 बिलियन के करीब जो है उनका फंड जो है वो शायद उनको दे दिया जाएगा। इसके अलावा भी जो है ईरान पे आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश की जा रही है कि सैंक्शंस जो हैं वो हटा दी जाएं। अब उसमें ये भी बताया गया है कि भारत का भी बहुत बड़ा हाथ है, और भारत की भी कोशिश है
کہ ایران اس مشکل میں سے نکل آئے، اس لیے کہ اگر وہ اس مشکل سے نکل آئے تو یقیناً بھارت اور ایران مل کر کئی پروجیکٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے حق میں یقیناً نہیں ہوگی اور مشکل ہوگی، کیونکہ اگر ایران اور انڈیا آپس میں مل گئے تو ہماری تو واٹ لگا دیں گے۔ لیکن خیر ایران کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، ہم بھارت کے لیے بھی اچھا ہی سوچ رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اور ہمیں امید ہے کہ دونوں مل کے ہماری واٹ لگانے کا نہیں سوچیں گے، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے اچھا کام کریں گے اس ریجن کے لیے، تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ بہتری آئے۔ بات ہم دوبارہ کریں گے آپ کے ساتھ، اور یہ ہے جی چیئرمین پی ٹی آئی کو لے کر۔ جی ہاں، عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے جیل میں ان کی سسٹر نے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وائف بشرا بی بی نے بھی عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات کی ہے۔ عمران خان صاحب نے جی یہ بھی کہا ہے کہ وہ دیسی مرغا کھانے کا ان کا من کر رہا ہے، تو اس لیے ان کو دیسی گھی میں جو ہے دیسی مرغا دیسی گھی میں پکا کے دیا جائے۔ یہ باتیں بھی باہر آ رہی ہیں۔ اب ایک تو خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے، اوپر سے ایسا لگ رہا ہے جیل میں نہیں ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں، کہ روز خان صاحب کو کبھی کچھ کھانا ہوتا ہے اور کبھی کچھ کھانا ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اس طرح کے کھانے پینے جو ہے وہ خان صاحب کو مل جانے چاہیے۔ پہلے ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو nelle dichiarazioni finali ci sono جی ہاں، یہ تھے مودی جی، اور ان کے ساتھ تھے جو بائیڈن، یعنی کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ، اور وہ کسی سے بات کر رہے تھے، مودی جی انہیں گھسیٹ کے اپنی سائڈ پہ کر رہے تھے۔ ویسے یہ چیز مودی جی کی، یہ بات مودی جی کی بڑی اچھی لگتی ہے کہ کافی سمپل سے لگتے ہیں، اور جیسے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی کو بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے بلا لیتے ہیں، کسی قسم کا نخرہ یا نوٹنکی نہیں ہوتی۔ لیکن بہت سے لوگوں کو خیر یہاں پہ یہ بھی پرابلم رہتی ہے کہ جی G20 کروا تو لیا ہے، لیکن جی چائنا نہیں آیا اور فلانا نہیں آیا اور فلانا نہیں آیا، اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن خیر میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میرا خیال ہے کہ انڈیا کو یا انڈین پرائم منسٹر کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ویسے بھی ہوتا ہی ہے کہ جی گھر میں جب آپ ایک بڑی دعوت کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں، اور 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بھی آ پاتے۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی خاص برا بھی نہیں منانا چاہیے، اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کا اثر بھی نہیں لینا چاہیے، اسپیشلی جو اپوزیشن کے لوگ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کو تو چھوڑی، پاکستان ہم تو جی بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اپوزیشن بھی کافی باتیں بنا رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی میرے خیال ہے مودی جی کو کان نہیں دھرنے چاہیے۔ ہم ایک بار پھر بات کریں گے شیخ رشید صاحب کی۔ جی ہاں، آپ سب کے فیورٹ شیخ رشید صاحب ہیں، اور ان کا کہنا جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ جی شیخ رشید صاحب بہت دنوں کے بعد دکھائی پڑے، اور ان کا کہنا ہے 90 ملین پاؤنڈ کیس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ یہ کہنا ہے جی شیخ رشید صاحب کا، جن سے کہ نیب پوچھ گچھ کر رہی ہے، نیب ان سے پوچھ رہی ہے کہ جی مختلف کرپشن کیسز کے بارے میں، اور شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ جی مجھے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، نیب مجھے ڈرانا یا ہراساں یا مطلب خوفزدہ کرنا بند کرے۔ یہ کہنا ہے جی شیخ رشید صاحب کا، لیکن پتہ نہیں نیب والے سنتے ہیں ان کی بات یا نہیں سنتے۔ بات ہم کریں گے جی ایک بار پھر آئی ایم ایف کی، اور آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ مسترد۔ جی ہاں، پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ایک بار پھر پاکستان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ جو ہے ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر جو ہے ٹیکسز کو بڑھا دیں، اور پاکستان کی جو عوام ہے اس سے مزید ٹیکس لیے جائیں، جس کے اوپر جی گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں کہا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے ڈو مور، جس کو کہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یعنی کہ ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے، کب سے اتنے پاورفل ہو گئے کہ یہ آئی ایم ایف کی کسی بھی بات کو ریجیکٹ کر سکیں۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آئی ایم ایف کو ماموں بنا رہے ہیں یا پبلک کو، لیکن میرے خیال ہے پبلک کو ہی بنا رہے ہوں گے، آئی ایم ایف کو ماموں بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو آئی ایم ایف نے اگر مزید شرطیں لگائی ہیں تو پھر وہ بھی پاکستان کی جو پبلک ہے وہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جی ریجیکٹ کر دیا ہے اور ڈو مور کے مطالبے کو نہ کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کرنے کی طاقت ان لوگوں کے اندر ہے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور خوش رہیے۔ تھینک یو۔